स्वागत है। आज हम हाइड्रोपोनिक्स की दुनिया में एक खास तकनीक की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका नाम है एब एंड फ्लो या फिर फ्लड एंड ड्रेन भी कहते हैं इसे। लिसनर ने जो नोट्स भेजे हैं उनसे लगता है कि ये काफी लचीली प्रणाली है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास हॉवर्ड एम रिश की जो किताब है हाइड्रोपोनिक फूड प्रोडक्शन, उसमें भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों को मिलाकर बात करेंगे, समझेंगे कि ये सिस्टम मतलब कैसे काम करता है, क्या फायदे हैं इसके और कौन सी फसलें इसमें बढ़िया उगती हैं। मकसद यही है कि इसे आसानी से समझें। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये एब एंड फ्लो या फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम आखिर ये है क्या चीज? नाम से तो लगता है पानी का कुछ आना जाना लगा रहता है इसमें। हाँ, नाम बिल्कुल सही अंदाज़ा देता है। ये हाइड्रोपोनिक्स का एक तरीका है जिसमें पौधे किसी ट्रे में या क्यारी में या कभी-कभी तो खास बने फर्श पर ही उगाए जाते हैं। और ये जगह जो है इसे किसी मिट्टी रहित चीज़ से भरते हैं, मतलब कोई इनर्ट मीडियम। इनर्ट मीडियम जैसे? जैसे कि लिसनर के नोट्स में जिक्र है क्ले पेबल्स, वो मिट्टी के गोल गोल कंकड़ जैसे होते हैं। या फिर रेश की किताब में जो तस्वीरें हैं 6.73, 6.74, उनमें रॉकवूल ब्लॉक्स दिखाए गए हैं। टमाटर और मिर्च उगा रहे हैं उनमें, तो रॉकवूल भी खूब चलता है। अच्छा, तो क्ले पेबल्स या रॉकवूल ये तो हो गया माध्यम, पर पौधों को खाना मतलब पोषण कैसे मिलता है? क्या इसमें वो घोल भरते हैं? हाँ, यही तो इसका कह सकते हैं मेन मैकेनिज्म है। एक टाइम सेट होता है, उस टाइम पर नीचे एक टैंक होता है, रिजर्वॉयल जिसे कहते हैं। वहां से पोषक तत्वों वाला पानी मतलब न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पंप से ऊपर ट्रे या क्यारी में भेजा जाता है। पंप से? अच्छा। हाँ, और ये पानी फिर उस मीडियम को और जड़ों को पूरी तरह भिगो देता है। इसको कहते हैं फ्लड होना, जैसे बाढ़ आ गई हो। ओके, फ्लड। कुछ देर जड़ें उस घोल में डूबी रहती हैं, अपना पोषण लेती हैं। फिर टाइमर के हिसाब से वो सारा घोल वापस नीचे टैंक में चला जाता है, मतलब ड्रेन हो जाता है। वापस चला जाता है पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह। रेस की किताब का सेक्शन 6.10 इसी प्रक्रिया को समझाता है। और चित्र 6.72 में दिखाया है कि कैसे खास फिल ड्रेन चैनल होते हैं, मतलब नालियां, जो इस भरने और खाली होने को कंट्रोल करती हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है, बार बार भरना और खाली होना। लिसनर नोट्स में लिखा है कि ये दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब ट्रे पानी से भरती है, फ्लड होती है, तो जड़ों को पानी और सारे जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं सीधे। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन पौधों की जड़ों को सिर्फ खाना पानी नहीं चाहिए, उन्हें सांस लेने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन भी चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन भी? हाँ, बहुत जरूरी है। और यहीं पर ड्रेन वाला हिस्सा काम आता है। जब सारा पानी वापस नीचे चला जाता है, तो जड़ों के आसपास जो जगह खाली होती है उसमें हवा भर जाती है, तो जड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिल जाती है। रेश की किताब में भी सेक्शन 7.3.3 में जड़ों के वातन मतलब रूट एरेशन पर जोर दिया गया है। वो सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। ओह, तो मतलब जब पानी भरा है तो पोषण और जब पानी निकल गया तो हवा? बिल्कुल। ऑक्सीजन जड़ों को सड़ने से बचाती है, उन्हें हेल्दी रखती है और पोषक तत्वों को सोखने में भी मदद करती है। तो इसका मतलब जड़ें न तो लगातार पानी में डूबी रहती हैं जिससे ऑक्सीजन खत्म हो जाए और ना ही वो सूखती हैं। एक तरह का रिदम बन गया, पोषण फिर हवा फिर पोषण फिर हवा। सच में ये तो दोनों दुनियाओं का बेस्ट हो गया। हाँ, एक नियंत्रित चक्र। लेकिन लिसनर नोट्स में एक और बात थी कि ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा मैकेनिकल है, मतलब इसमें टाइमर और पंप का रोल बहुत अहम है। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है, अपने आप चलती है। ये अच्छी बात है, खासकर बड़े लेवल पर। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप मशीनों पर निर्भर हैं। निर्भर है मतलब? इस सिस्टम के लिए एक भरोसेमंद टाइमर और एक मजबूत पंप चाहिए ही चाहिए। टाइमर तय करता है कब पानी भरना है, कितनी देर रखना है, कब निकालना है। और पंप का काम है पानी को ऊपर भेजना और फिर वापस लाना। अगर मान लीजिए टाइमर खराब हो गया या पंप ने काम करना बंद कर दिया, तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। या तो ट्रे भरी रह जाएगी, जड़ें गल सकती हैं ऑक्सीजन की कमी से, या फिर ट्रे खाली रह जाएगी और पौधे सूख सकते हैं। ओह, ये तो रिस्क है। हाँ, तो इन मशीनों का रिलायबल होना और उनकी मेंटेनेंस मतलब देखभाल बहुत जरूरी है। ये इस सिस्टम का एक कह सकते हैं चैलेंजिंग पहलू है। ऑटोमेशन के फायदे हैं तो ये निर्भरता का रिस्क भी है। सही कहा, स्वचालन के साथ निर्भरता आती है। चलिए अब ये बताइए कि कौन सी फसलें इस एब एंड फ्लो में सबसे अच्छी उगती हैं? लिसनर नोट्स में टमाटर, मिर्च और छोटे फल वाले पौधों का नाम था।
क्या रेश की किताब भी यही कहती हैं? हाँ, इस मामले में दोनों स्रोत एकमत हैं। रेश की किताब में जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी कुछ बताती हैं। जैसे हमने पहले कहा, फिगर 6.73 में टमाटर है, 6.74 में मिर्च, और ये दोनों रॉक वूल ब्लॉक में कंक्रीट के फ्लड फ्लोर पर उगाए जा रहे हैं। कंक्रीट के फ्लोर पर? अच्छा। हाँ, बड़े स्केल पर। और सेक्शन 6.10 भी इसी की पुष्टि करता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। किताब में और भी उदाहरण हैं, जैसे फिगर 6.14 और 14.12 में दिखाया है कि लेट्यूस के छोटे पौधे मतलब सीडलिंग्स तैयार करने के लिए भी एब एंड फ्लो बेंच इस्तेमाल होती हैं। लेट्यूस के लिए भी? वाह। और हाँ, सेक्शन 13.4 में वाटरक्रस उगाने के लिए खास तरह के एब एंड फ्लड चैनल का जिक्र है। वाटरक्रस वो पानी में उगने वाला साग जैसा होता है। हाँ हाँ, पता है। तो मतलब ये सिर्फ टमाटर मिर्च तक ही नहीं है, पत्तेदार सब्जियां, पौधे तैयार करना, कुछ खास फसलें, ये सब इसमें हो सकता है। ऐसा लगता है कि जिन पौधों को जड़ों में थोड़ी ज्यादा हवा चाहिए होती है या जिन्हें ये गीले सूखे का चक्कर पसंद आता है, वो इसमें अच्छा करते हैं। ये तो काफी तरह की फसलें हो गईं। अच्छा, अब ये जो पानी देने का चक्र है फ्लड और ड्रेन का, ये कितनी कितनी देर में होना चाहिए? लिसनर नोट्स में लिखा था हर 2-3 घंटे में एक फ्लड साइकिल। क्या ये सही है? अब देखिए, लिसनर नोट्स का सुझाव एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, पर इसमें थोड़ी और डिटेल है। रैश की किताब सेक्शन 6.10 बताती है कि एक पूरा साइकिल मतलब ट्रे का भरना और फिर पूरा खाली हो जाना, इसमें करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट? हाँ, एक बार का भरने और खाली होने का समय। लेकिन सवाल ये है कि ये 10-15 मिनट वाला साइकिल दिन में कितनी बार चलाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो। अच्छा, हाँ। और ये फ्रीक्वेंसी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे पौधा कितना बड़ा है, छोटा है या फल दे रहा है, रोशनी कितनी तेज है, तापमान कैसा है, हवा में नमी कितनी है, आपने मीडियम कौन सा इस्तेमाल किया है। ओ, इतनी सारी चीजें। हाँ, तो जो लिसनर नोट्स में 2-3 घंटे का गैप बताया है, वो शायद इन 10-15 मिनट वाले साइकिल्स के बीच का गैप है। मतलब हर 2-3 घंटे में एक बार 10-15 मिनट के लिए फ्लड और ड्रेन साइकिल चलाना। पर यह भी फिक्स नहीं है। गर्म दिन है, धूप तेज है, तो शायद जल्दी जल्दी चलाना पड़े। ठंडा दिन है, रोशनी कम है, तो शायद कम बार। तो फिर कैसे तय करें? सबसे जरूरी सलाह जो लिसनर नोट्स में भी है, वो ये कि अपने पौधों को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। पत्तियां कैसी हैं, मुरझा तो नहीं रही, मीडियम कितना गीला रहता है, इन सबको देख के ही साइकिल सेट करना चाहिए। कोई एक नियम सब पर नहीं चलता। 10-15 मिनट का एक चक्र, और दिन में कितनी बार ये चक्र चलाना है, ये पौधों और माहौल को देखकर तय करना होगा। शायद हर 2-3 घंटे के आसपास। और पौधों पर नजर रखना सबसे जरूरी है। ठीक है, अब जरा माध्यम पर फिर से आते हैं। रॉकवूल और क्ले पेबल्स की बात हुई थी। क्या स्रोतों में कुछ बताया गया है कि कौन सा बेहतर है या क्यों चुने कोई एक? रेशी की किताब में रॉकवूल ब्लॉक्स पर काफी जोर है, खासकर बड़े स्केल पर जब कंक्रीट फ्लड फ्लोर पर उगा रहे हों, जैसे टमाटर या मिर्च। लगता है व्यावसायिक खेती में ये ज्यादा पसंद किया जाता है। क्यों? रॉकवूल में क्या खास है? रॉकवूल पानी और हवा का अच्छा बैलेंस रखता है और पौधे की जड़ों को बढ़िया सपोर्ट मतलब स्थिरता देता है। लेकिन लिसनर नोट्स में क्ले पेबल्स का जिक्र है और वो भी बहुत पॉपुलर है। हाँ, क्ले पेबल्स तो मैंने देखे हैं। वो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, पानी उनमें से आसानी से निकल जाता है, इसलिए वो भी खूब चलते हैं, शायद हॉबीइस्ट या छोटे ग्रोअर्स में ज्यादा। तो मतलब दोनों ही ठीक है? हाँ, दोनों ही असरदार हैं। चुनाव अक्सर इस पर निर्भर करता है कि आसानी से क्या मिल रहा है, कीमत क्या है, कौन सी फसल उगा रहे हैं और उगाने वाले की अपनी पसंद क्या है। रॉकवूल शायद बड़े पौधों को सहारा देने में बेहतर हो, क्ले पेबल्स साफ करने और दोबारा इस्तेमाल करने में आसान होते हैं। मेन बात यह है कि मीडियम इनर्ट हो, पानी सोखे भी और छोड़े भी और जड़ों तक हवा जाने दें। ठीक है, तो मीडियम का चुनाव भी सोच समझकर करना है। आपने फ्लड फ्लोर और बेंच का जिक्र किया था। क्या ये सिस्टम सिर्फ ऐसे ही ट्रे या फ्लोर पर ही होता है या इसके और भी डिजाइन होते हैं? नहीं, ये काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इसके कई रूप हैं, रेश की किताब में अलग अलग दिखाए भी गए हैं। जैसे छोटे स्केल पर या नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए एब एंड फ्लो बेंच होते हैं, फिगर 6.71 में है। ये जमीन से ऊपर उठी हुई क्यारियां होती हैं, मेटल की या प्लास्टिक की। हाँ, बेंच तो समझ आता है। लेकिन अगर बहुत बड़े स्केल पर खेती करनी है, कमर्शियल लेवल पर, तो सेक्शन 6.10 बताता है कि पूरे कंक्रीट के फर्श को ही एक बड़ी ट्रे की तरह बना देते हैं। इसे कहते हैं फ्लड फ्लोर। पूरे फर्श को? हाँ, उसमें हल्का सा ढलान रखते हैं, स्लोप, ताकि जब पानी निकालने का टाइम हो तो सारा घोल आसानी से बहकर वापस टैंक में चला जाए, कोई पानी कहीं रोका न रहे। ये बड़े ग्रीन हाउस के लिए बहुत एफिशिएंट तरीका है।
वाह, ये तो बड़े गजब की इंजीनियरिंग है। और जैसे हमने वाटरक्रेस की बात की थी, उसके लिए तो खास चैनल भी बनाते हैं। तो हाँ, बेसिक प्रिंसिपल वही है, फ्लड और ड्रेन, लेकिन उसे लागू करने के तरीके जरूरत और स्केल के हिसाब से बदल सकते हैं। ये जानना अच्छा है कि इसे छोटे बेंच से लेकर पूरे फ्लोर तक स्केल कर सकते हैं। तो अब अगर हम एक बार फिर से देखें तो इस सिस्टम की मुख्य चुनौतियां क्या हैं या किन बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है? एक तो मैकेनिकल निर्भरता वाली बात हो गई, और हाँ, मैकेनिकल निर्भरता तो है ही, उसके अलावा सही ड्रेनेज मतलब पानी की निकासी बहुत जरूरी है। सेक्शन 6.1 इस पर जोर देता है। अगर पानी ठीक से नहीं निकला, ढलान कम है या कहीं रुकावट है, तो ट्रे या फ्लोर के कुछ हिस्सों में पानी जमा रह सकता है। और उससे क्या होगा? उससे जड़ें ज्यादा देर पानी में डूबी रहेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जड़ें गल सकती हैं, बीमारियां लग सकती हैं। तो सिस्टम बनाते समय सही स्लोप और बिना रुकावट वाली ड्रेनेज पक्का करना जरूरी है। फिर एक और चीज, अगर ये रीसर्कुलेटिंग सिस्टम है, मतलब वही पानी बार बार घूम रहा है। ज्यादातर हाइड्रोपोनिक्स तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, अक्सर तो उस घोल की क्वालिटी पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। जैसे बाकी सिस्टम्स में होता है, यहाँ भी पानी में पोषक तत्वों का लेवल यानी ईसी और पानी का पीएच यानी एसिडिटी, इनको नियमित रूप से चेक करना पड़ता है। क्यों? वो बदल जाते हैं क्या? हाँ, क्योंकि पौधे उसमें से पोषक तत्व ले रहे हैं, पानी भी सोख रहे हैं, तो घोल गाढ़ा या पतला हो सकता है, उसका पीएच बदल सकता है। अगर ध्यान ना दें तो या तो पौधों को जरूरी तत्व नहीं मिलेंगे या पीएच इतना गड़बड़ हो जाएगा कि वो मौजूद तत्वों को भी सोख नहीं पाएंगे। तो रेगुलर टेस्टिंग और एडजस्टमेंट जरूरी है। समझ गई, ईसी और पीएच मैनेजमेंट। हाँ, और एक छोटी सी बात, वाटरक्रेस वाले सिस्टम के बारे में किताब में थी फिगर 13.22 कि कभी-कभी जड़ें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि पानी के बहाव में ही रुकावट डालने लगती हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि ये शायद उसी खास डिजाइन की दिक्कत ज्यादा हो, पर ये याद दिलाता है कि पौधों की ग्रोथ का सिस्टम के फ्लो पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी नजर रखनी होती है। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम काफी असरदार हो सकता है, पर इसमें बारीकियों पर ध्यान देना होता है। मशीनें भरोसेमंद हों, पानी ठीक से निकले, और अगर पानी रीसर्कुलेट हो रहा है तो घोल का मैनेजमेंट सही हो। ठीक है, मुझे लगता है अब हमने एब एंड फ्लो सिस्टम कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं, कौन सी फसलें अच्छी चलती हैं और क्या सावधानियां रखनी है, इन सबको स्रोतों के आधार पर काफी अच्छे से समझ लिया है। हाँ, ये जड़ों को पोषण और ऑक्सीजन देने का एक यूनिक रिदमिक तरीका है। बिल्कुल, ये फ्लड और ड्रेन का जो चक्र है, ये जड़ों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनाता है, जिससे टमाटर, मिर्च, लेट्यूस जैसी फसलें बढ़िया होती हैं। हाँ, ऑटोमेशन की सुविधा है, लेकिन जैसा हमने बात की, मशीनों पर निर्भरता और मैनेजमेंट की कुछ खास जरूरतें भी हैं। बैलेंस जरूरी है। स्रोत सामग्री और लिसनर के नोट्स पर आधारित ये चर्चा वाकई काफ़ी जानकारी भरी रही। अब यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है, शायद हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये जो एब एंड फ्लो का चक्रीय स्वभाव है, ये जो बार बार पानी आता है जाता है, ये थोड़ा थोड़ा प्राकृतिक ज्वार भाटा जैसा या रुक रुक कर होने वाली बारिश जैसा लगता है ना? तो क्या ये चीज़, मतलब ये प्राकृतिक लय की नकल, यही कुछ खास पौधों की इस सिस्टम में कामयाबी का कोई गहरा बायोलॉजिकल कारण हो सकता है? क्या कुछ पौधे ऐसी लय के लिए ज़्यादा अनुकूलित है, या फिर ये सब बस बढ़िया इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन और कंट्रोल का कमाल है, जो हमें अच्छे नतीजे तो देता है पर अपने रिस्क के साथ? क्या लगता है, इस पर सोचा जा सकता है?